नमस्कार, मैं रोहन भेंडे। देश के अर्थ मंत्री ने कहा कि जो कोरोना का लॉकडाउन है और जो पैंडेमिक के वजह से अर्थव्यवस्था का जो भी बुरा हाल है वह दरअसल एक्ट ऑफ गॉड है। चौंकिए मत। एक्ट ऑफ गॉड आपने सुना होगा शायद फिल्म में, अक्षय कुमार और परेश रावल की एक फिल्म है ओ माय गॉड, देखी है आपने? उसमें एक भूकंप आता है, उसके बाद LIC वाला कहता है कि यह एक्ट ऑफ गॉड है। वैसा ही देश की अर्थ मंत्री ने, निर्मला सीतारमण जी ने, यह शब्द ऐसे ही यूज किए कि यह पैंडेमिक और इसके वजह से वर्स्ट होती हुई अर्थव्यवस्था यह दरअसल एक्ट ऑफ गॉड है। कल ही GDP के आंकड़े आए तो GDP के आंकड़े धरातल से धड़कर गिर गए। वो गिरे इतने कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पिछले 2 दशक में भी इतनी गिरावट नहीं हुई। -23.90%। कहाँ हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, कहाँ हम सपना देख रहे थे डेवलप्ड इंडिया का, कहाँ हम कह रहे थे कि 10% तक हमारा डबल डिजिट GDP होगा। दरअसल डबल डिजिट GDP के तो हुआ, लेकिन वो निगेटिव में हुआ। आपके मन में एक सवाल होगा, क्या सिर्फ भारत की ही GDP गिरी है? नहीं, GDP सबकी गिरी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पैंडेमिक के वजह से सबकी GDP गिरी है। हमारा जो प्रॉब्लम है वह हमारी सरकार है कि वह निग्लिजेंस कर रही है, वह सब अच्छा दिखाने के चक्कर में है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोर के साथ नाच रहे हैं, मोर के साथ बंसी बजा रहे हैं। वह दिखा रहे हैं कि वो कितना शानो शौकत से और कितने पीसफुली रह रहे हैं। दरअसल यह शांति जो प्रधानमंत्री के साथ वह मोर नाचने वाली शांति है, वह शांति हमारे भारतीय जनमानस में अभी नहीं है। आप कश्मीर से आती हुई इस रिपोर्ट को देखिए। मंजूर अल हसन साहब एक रिपोर्ट कर रहे हैं। पिछले 365 दिनों से वहां पे टोटल लॉकडाउन है। पहले एब्रोगेशन का लॉकडाउन था, जहां जब आर्टिकल 370 हटाया गया, बाद में कोरोना का लॉकडाउन हुआ। वहां की पूरी अर्थव्यवस्था ट्रैवलिंग के बिजनेस पे है। टूरिज्म ही उनका बैकबोन है कश्मीर की इकोनॉमी का। अब यह हुआ है कि उनके पास ना खाने के लिए सामान बचा है, ना कोई पैसा है, ना कोई बिजनेस है, और इसके ऊपर ना कोई सरकारी मदद। मंजूर अल हसन साहब की रिपोर्ट देखिए तो आपको पता चलेगा कि नाचने वाले मोर और उसके साथ घूमते प्रधानमंत्री, यह दृश्य कितना विचित्र है, जबकि ग्राउंड पे सिचुएशन इसके बरक्स पूरी उल्टी सिचुएशन है। कश्मीर में 365 दिनों से ज़्यादा का लॉकडाउन और मुश्किलात, जो डिफरेंट शोबों से वाबस्ता लोग हैं उनकी मुश्किलात। आज हम आए हैं बाहर बात करने ट्रांसपोर्टर्स से, उनकी क्या मुश्किलात है और उनके लिए ये 365 दिन का लॉकडाउन क्या मायने रखता है और क्या मुश्किलात और क्या उनके फैमिली पे इसका असर पड़ा। हमारे साथ अभी शेख मोहम्मद यूसुफ साहब है, जो लीडर है ट्रांसपोर्टर्स के। इनसे हम बात करेंगे। तो यूसुफ साहब, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने। आपसे ये जानेंगे जो 365 दिन का जो लॉकडाउन है उसका क्या मतलब है? वैसे हमारे लिए तो जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से हम लोग वाबस्ता है, हमारे लिए हम पिछले 3 दहाइयों से पिछे जा रहे हैं नामसाइद हालात की वजह से। लेकिन खुसूसन इस साल जो अगस्त 2019 से लेकर आज तक ऐसी हालत ट्रांसपोर्ट की कभी नहीं हुई थी। हम ट्रांसपोर्टर अभी बहुत ही खस्ता हाली का शिकार हुए हैं। हमारे बच्चे भूखे मरे। हमने गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेशन की, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी सुनी। हमने रिप्रेजेंटेशंस भी दे दिए। हम बशीर खान साहब से भी मिले, हम के शर्मा साहब से भी मिले, हम मुर्मू साहब से भी मिले, हम ड्यूकाम साहब से भी मिले, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब से भी मिले। हमने अपनी मुश्किलात से उन्हें आगाह किया, लेकिन उन्होंने यकीन दहानी के बगैर आज तक हमारी एक बात भी, एक मुतालबे पे भी गौर नहीं किया। कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं और वो कैसे मुश्किलातों में अभी गिरे हुए हैं? हमारे साथ 50,000 जो कमर्शियल गाड़ियाँ जुड़ी हुई है कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से जो वाबस्ता है। उसमें हमारे बिग बसेस है, मिनी बसेस है, सोमूज, टैक्सी मैक्सी कैब्स है, ऑटो रिक्शा वाले हैं।
ये टिपर ट्रक वाले हैं, लोड कैरियर वाले हैं, जो कमर्शियल गाड़ियाँ जो भी ये वो हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी इस एसोसिएशन के साथ मुंसलिक है, इनकी हालत अबतर है। इस वक्त हमारे जो घरों की हालत है, हमारी माली हालात वो बिल्कुल खस्ता हाल है। हमारी गाड़ियों का कर्ज़ा था वो भी हम नहीं उतार सके। यहाँ से बैंकों ने हमें बहुत तंग किया। यहाँ से हमारे जो अयाल है वो काफ़ी भागा कशी का शिकार हुए। हमारे ड्राइवर हमारी गाड़ियाँ सड़ गई। हमने जो गाड़ियों के इंश्योरेंस किए थे, चाहे बस, मिनी बस, मैक्सी कैब्स, उनका इंश्योर किया था पिछले साल, तो इस साल वो भी ख़त्म हुआ। 1 साल से वो भी ख़त्म हुआ है। हमारे जो गाड़ी वाले हैं वो अभी अपनी गाड़ियों का इंश्योर करने के काबिल भी नहीं रहे। उनको कर्ज़ा लेना है पहले, फिर उनको गाड़ियों को इंश्योर करना है, फिर लेना है। तो गवर्नमेंट हमारे बारे में जो हमने ये मुतालबा भी गवर्नमेंट से किया था कि आप हमारी गाड़ियों का जो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड की जाए, उसकी वैलिडिटी बढ़ा दी जाए 1 साल के लिए। तो उन्होंने वो मुतालबा भी माना, लेकिन अमली तौर अभी तक कुछ नहीं आया हमारे सामने। तो आपने जो बोला कि 50,000 से भी ज़्यादा लोग आपसे जुड़े हुए हैं आपकी एसोसिएशन से, तो कुछ लोग इस सेक्टर को छोड़ के कुछ और काम कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए जी, जब गवर्नमेंट ने हमारी एक बात भी नहीं सुनी, हमारे मुतालबात पे गौर नहीं किया, हमारे ड्राइवर मजबूर हो गए। अपनी गाड़ियों में हमने, किसी ने चाय भेजी, किसी ने दुपट्टे भेजे, किसी ने फ्रूट भेजा, वो मजबूर हो गए अपनी अयाल की कफ़ालत करने के लिए। हमें गवर्नमेंट ने मजबूर किया ये काम करने के लिए कि आप हमारे ड्राइवरों को अपने अयाल की कफ़ालत के लिए मजबूर किया गया। सड़कों पे आने के लिए हमें मजबूर किया गया कि हम भीख मांगने के लिए NGOs के पास भी गए, तो किसी ने हमारी मदद की। बहुत सी NGOs है जिन्होंने थोड़ी बहुत हमारी हेल्प की, लेकिन उससे हमारा गुजारा नहीं हुआ। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, हमें स्कूलों का फ़ीस की अदायगी करने में ताख़ीर हुई है। हम स्कूल का फ़ीस भी अदा नहीं कर सकते अपने बच्चों का। जो हमारे बच्चे हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर से, हम 50,000 जो ओनर, उसके साथ 50,000 के साथ 3 फैमिलियाँ मुंसलिक है। एक तो ड्राइवर है, एक तो मालिक है, एक तो कंडक्टर की फैमिली है। 3 घरों की फैमिलियाँ हमारे साथ, एक ट्रांसपोर्टर के साथ। इसका मतलब है कि हमारे साथ तकरीबन 1.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं, 1.5 लाख फैमिलीज़ जुड़ी हुई है हमारे इस सेक्टर के साथ। तो आपकी क्या डिमांड होगी, क्योंकि इतने लोग वाबस्ता है, ड्राइवर हजरात, उसके बाद कंडक्टर्स, उसके बाद और भी जो लोग जुड़े हुए हैं, तो वो अभी आपने बोला फाका कशी के शिकार है, तो क्या डिमांड रहेगी आपकी गवर्नमेंट से? हमारी डिमांड, पहली डिमांड हमारी यही है कि जो हमारे ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्ट ओनर जो गाड़ियों के ट्रांसपोर्टर के हक़ में कंपनसेशन दिया जाए, और जो ड्राइवर और कंडक्टर है उनके हक़ में फाइनेंशियल ग्रांट दिया जाए, फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको दिया जाए, माली इमदाद उनको किया जाए, ताकि वो अपने अयाल की कफ़ालत कर सके। तीसरी डिमांड हमारी है कि जो हमारे इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जो इनवैलिड हुए हैं उनकी वैलिडिटी 1 साल के लिए बढ़ा दी जाए। चौथा मुतालबा है हमारा कि जो इन्होंने हमें टोकन टैक्स, इन्होंने हमें इस लॉकडाउन के दौरान गवर्नमेंट ने राहत देने के बजाय हमारे टोकन टैक्स को डबल किया, दुगना किया, उसकी रेट बढ़ा दी। इनको यहाँ पे ऑफिसर जो बैठे हैं वो ना पता, उनको लॉकडाउन हो रहा है, इनकी गाड़ियाँ बैठी हुई है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम पे ये एक और बोझ इन्होंने डाला। जो टोकन टैक्स, हम चाहते हैं कि ये रोल बैक होना चाहिए। ये जो आर्डर इन्होंने टोकन टैक्स बढ़ाने का, ये रोल बैक होना चाहिए। और हमारी जो ये हमें जुर्माना, और इसके बाद ये हमें जब हम इंश्योर करने जाएंगे या हम वैलिडिटी कागज़ों की करने जाते हैं RTO ऑफिस में, वहाँ हमें फिर वो बोलते हैं आपको जी जुर्माना भरना पड़ेगा, टोकन टैक्स में आपको पेनल्टीज़ भरनी पड़ेगी। वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी हमने रिप्रेजेंटेशन दी है। हमारी डिमांड 5-6 डिमांड ये, वो जेन्युइन डिमांड से, हम गवर्नमेंट से कोई ये नहीं। आप देखिए हमारे ड्राइवर, अभी हमारे ड्राइवर कहाँ से लाएंगे? कोई किसी को 40,000 लाना है, किसी को 70,000 लाना है, इंश्योर करना है पहले गाड़ी को, उसके बाद उसको गाड़ी निकालनी है मार्केट में, उसके बाद उसको बैटरी का बंदोबस्त करना है। इसीलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे ओनरों को कंपनसेशन दे, ताकि हम उन गाड़ियों का इंश्योर करें। उनकी जो बैटरियाँ ख़त्म हुई है, बैठ के 1 साल से गाड़ियाँ सड़ रही है, घरों में, अड्डों में गाड़ियाँ सड़ रही है, हमारे ओनर फाका कशी का शिकार है। हम
गवर्नमेंट से हम जो नए गवर्नर साहब आए हैं हम उनसे पुरजोर अपील करते हैं। मैं कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के बहसियत जनरल सेक्रेटरी उनसे मुहदबाना गुजारिश करता हूँ कि हमारे जो दाद रसाई है उस पर हमदर्दाना गौर किया जाए और हमारे जो जेन्युइन मुतालबात है उनको हमदर्दाना गौर करके उनको हमारे हक़ में वागुजार किया जाए, जो इमदाद है। शुक्रिया आपका। तो ये थे मोहम्मद यूसुफ साहब जो एक खाका खींच रहे थे जो ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल है उसका। तो आगे हम और भी जो ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता ड्राइवर है, कंडक्टर है या और भी लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि कैसे वो पर्सनली ये लॉकडाउन और इससे जुड़े जो बाकी चीज़ें हैं उन्होंने इनको कैसे अफेक्ट किया। आज हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स की और 365 दिन से ज़्यादा का लॉकडाउन और मुश्किलात जो उन लोगों को हुए। तो हम कुछ और लोगों से बात करेंगे क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो एक जन की बात नहीं आती है, ये पूरे एक कम्युनिटी होती है, उसके साथ ड्राइवर, कंडक्टर और गाड़ी का ओनर जुड़ा होता है। तो हम आज उन सब से बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग जुड़े हैं जो ट्रांसपोर्ट के साथ वाबस्ता है, उनसे जानेंगे कि उनका पर्सनल लॉस कितना हुआ इस लॉकडाउन में। आप अपना नाम बताइए और कैसे आपको नुकसान उठाना पड़ा इन 365 दिन के लॉकडाउन का। मेरा नाम है फेरोज़ अहमद ज़रग। जहाँ तक 365 की दिनों की बात है, ये 365 दिनों की बात नहीं है बल्कि ये 32 साल का मसला है। यहाँ ना मसाजिद हालात होने के बावजूद यहाँ रोज़ बरोज़ हड़तालें होते हैं, कर्फ्यू होते हैं और 5 अगस्त से लेकर 2019 से लेकर 1 साल हो गया आज तक, इससे हमको काफ़ी नुकसान हुआ। और एक ट्रांसपोर्टर होने के नाते इसमें हमारे एक गाड़ी उधर से इधर नहीं हुई है बल्कि हमारे इनकम पर इतना असर पड़ गया क्या हमारे जायदाद जो है, घर में सोना है या कुछ है, ये हमको बिकना पड़ा। घर में कुछ एहसास थे तो वो हमने ख़त्म किया। गवर्नमेंट ने हमको कुछ मदद नहीं किया बल्कि दुकानदारों का हमें कर्जा चढ़ गया। आज फी ट्रांसपोर्टरों को कम से कम 50-60 हज़ार रुपया दुकानदारों का कर्जा है। हम गवर्नमेंट जो है हमको कुछ मदद नहीं किया। तो हमारे गाड़ियाँ जो हैं बैठी हुई हैं, गाड़ियों का वैलिडिटी कागजात जो हैं वो ख़त्म हो गए। इंश्योरेंस का मसला है जिसको गाड़ी को कम से कम 30-35 हज़ार रुपया भरना पड़ा है। ये हमारे पास पैसे नहीं है कि हम इंश्योरेंस करके गाड़ियों को रोड पर लाएंगे। दूसरी बात है टोकन टैक्स का जो जहाँ तक मसला है, जहाँ हम 600 रुपया पर क्वार्टर भरते हैं, गवर्नमेंट ने हमको 1200 रुपया कर दिया। और फिटनेस का मसला है, फिटनेस तब तक नहीं हो जाती है जब तक न इंश्योरेंस हो। तो हम अपनी गाड़ी को मार्केट में नहीं ला सकते हैं क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। और तीसरी बात है बैटरी कम से कम हमको आते हैं 15,000, 10,000, 15,000 की। तो वो बैटरी के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, उसको लाएंगे तो वो ख़त्म हो गई। तीसरी बात जो गाड़ियों का है, हमारा टायर बस्ट हो गए, 1 साल से बैठे हुए हैं। तो या से पर ये डीजल मोबाइल ख़त्म हो गया, मोबाइल के लिए हमको पैसे नहीं हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट का मसला है, गवर्नमेंट हमको इमदाद दे, बड़ा इमदाद दे ताकि हम रोड पर आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ और लोग जुड़ेंगे, इनसे हम पूछेंगे कि इस लॉकडाउन में कोई काम नहीं कर पाए आप, तो कैसे आपको पर्सनली नुकसान उठाना पड़ा और कैसे आपने अपनी फैमिली को इस दौरान चलाया। मेरा नाम ज़ूर अहमद मीर है। मेरे पास कुछ गाड़ियाँ हैं, अपनी पर्सनल मैं गाड़ियों का ऑनर हूँ, खुद नहीं चलाता हूँ, ऑनर हूँ। हमको बहुत खसारा हुआ है। मुझे कुछ गाड़ियाँ टूरिस्ट के साथ भी वाबस्ता है और कुछ लोकल रोड पे चलती है गाड़ियाँ। पहला हमारा ये मसला हो गया कि हमारे गाड़ियों के सारे डॉक्यूमेंट्स ख़त्म हो गए हैं। दूसरे कि हमने गवर्नमेंट को बोला था हमको कुछ इंश्योरेंस को एक्सटेंशन कर दो या और कुछ कर दो, गवर्नमेंट ये करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा तो मसला है हम तो 1200 रुपये टोकन भरते थे, उसमें तो 4800 रुपीज़ हो गए हैं।
कि गाड़ियाँ 1 साल से खड़ा है, उसमें बैटरियाँ सब ख़त्म हो गए हैं। इसलिए हमने इस साल बहुत फाका कशी किया है, किसी ने कुछ मदद ही नहीं किया है। तो और हम ये भी कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि हमको ये इंश्योरेंस एक्सटेंशन कर दो। और अगर हम डॉक्यूमेंट्स करने जाते हैं RTO ऑफिस के लिए, पहले तो वो इंश्योरेंस मांगते हैं कि इंश्योरेंस के लिए कुछ पैसे नहीं हैं। या अगर हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, उनको तो पता है ये ट्रांसपोर्टर है, वो भी उधार नहीं देते हैं। हमारे बच्चे तो स्कूल में, मेरे बच्चे तो ग्रीन वैली में पढ़ते हैं और RP स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी बहुत तंग करते हैं, फ़ीस दे दो, मगर हमको फ़ीस के लिए पैसे भी नहीं है, हमको कुछ रिप्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं मिलती है। तो अब आपकी क्या डिमांड होगी गवर्नमेंट से, क्या चाहते हैं आप पर्सनली? हम गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, हमारे गाड़ी को कुछ फाइनेंस भी है, हम गवर्नमेंट को ये अपील करना चाहते हैं हमारा कुछ कर्जा माफ़ किया जाए और डॉक्यूमेंट्स को एक्सटेंशन किया जाए, इंश्योरेंस को एक्सटेंशन किया जाए, डॉक्यूमेंट्स को एक्सटेंशन किया जाए, ख़ासकर इंश्योरेंस को, और कुछ ड्राइवर को रिलीफ मिल जाए, ऐसे कि हम घर का कफालत कर सकें। शुक्रिया। तो यहाँ पे जैसे जब भी ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो जो ड्राइवर है वो एक इम्पॉर्टेंट एक मेंबर होता है एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। तो यहाँ पे उससे जुड़े हुए हमारे पास एक बंदे हैं, तो इनसे हम बात करेंगे तो कैसे इन्होंने नुकसान उठाया और क्या ये मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से। मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ बाबा हूँ, मैं ट्रांसपोर्टर हूँ। 1 साल से बहुत तंग हुआ। ये जो लॉकडाउन हुआ उससे पहले 370 की बात आई, उससे पहले भी हमने बहुत नुकसान उठाया। 2016 में 2014 में जब सैलाब आया हमारा नुकसान हुआ, उस दिन हमारे गवर्नमेंट ने कुछ नहीं की। हमारे जो कागज है, डॉक्यूमेंट्स है, उसको भी जुर्माना भरना है। आज जो हुआ हमारे साथ हुआ वो बहुत नाइंसाफ़ी हुआ, हमें कुछ नहीं मिला है, गवर्नमेंट ने हमें कोई मदद नहीं। जब तक कि दिल्ली की गवर्नमेंट ने, केजरीवाल साहब ने, उसने 10,000 रुपया 5,000 रुपया फी गाड़ी को दिया, यहाँ 5 पैसे भी गवर्नमेंट ने नहीं दिया हमें। सिर्फ ये कहा कुछ कोई बात, हमने गया DC साहब के पास गया, डिवकॉम के पास गया, माँ उसने सुन लिया सब, मगर कुछ नहीं किया। हमारे ड्राइवर इस वक्त फाका किसी पर है। सब ड्राइवर जो कनेक्टर हैं या मालिक हो वो गरीब है, वो क्या करेगा बेचारा, उसका बच्चा भी है, छोटा बच्चा है, बीबी है, वो फाका कशी पर है इस वक्त। हम ये बात अल्लाह पाक की कसम, मैंने बहुत ड्राइवर उसके पास 10 पैसे भी नहीं है, वो भीख मांगते हैं। जब हम ट्रांसपोर्टर लोगों को खिलाता पिलाते हैं, हमारे पास आता है बहुत लोग, शाम को 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये देते हैं हम, किसी के पास पैसा नहीं होता है, हम फ्री में इसको गाड़ी में चढ़ाते हैं। जो डॉक्टर है या बड़ी बड़ी अफसर है, उसने हमें हाफ रेट पर ट्रांसपोर्टर ने चढ़ाया गाड़ी में। अगर 50 पैसे दिया उसने 25 पैसे दिया, चाहे या 10 रुपया रेट हो वो 5 रुपया उसने नहीं दिया। लेकिन हमारे पास हमको कोई गवर्नमेंट कुछ तवज्जो भी नहीं देता है। हम यही बात ये ख़त्म करता हूँ मैं, ख़ासकर गवर्नमेंट जो भी है, या डिवकॉम है, DC साहब है, हमारे पास कुछ नजरसानी करें। अच्छा, कुछ जो ड्राइवर हजरात है या कुछ ओनर हैं, उन्होंने इस सेक्टर में इस सेक्टर को छोड़ने का फ़ैसला किया है, तो आप उनको मोटिवेट कैसे करेंगे? क्या आपके पास वो चीज़ें हैं, वो लेवल है कि अभी आप उनको मोटिवेट करके इस सेक्टर की तरफ वापस माइल करें? हाँ, अगर गवर्नमेंट हमारे तवज्जो दिया, अगर 10,000 रुपया देगा गवर्नमेंट पर ड्राइवर को, तो हो सकता है वो वापस आएगा, वरना क्या खाली आएगा। तो यहाँ जब गवर्नमेंट ने हमें दिया छूट 10 गाड़ियाँ या 50 गाड़ियों के बाद 25 गाड़ियाँ चलाओ, लेकिन लोग नहीं चढ़ते हैं हम गाड़ी में, कम परसेंटेज में गाड़ी में चढ़ता है पैसेंजर। हम यही गवर्नमेंट से हमारे जब किसी गाड़ी पर है प्राइवेट लोन है, वो भी बेचारा ख़त्म हुआ। अगर गाड़ी 3 लाख की है, 1.5 लाख उसका प्राइवेट फाइनेंस है, वो प्राइवेट फाइनेंस वाले वो गाड़ी खाएगा उसको, वो क्या करेगा? हम ये गवर्नमेंट से यही अपील करता है हमारे तरफ तवज्जो दिया। तो आप काफ़ी सालों से इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में वाबस्ता है, तो अभी आपके घर के क्या हालात है और पर्सनली आपको कितना नुकसान उठाना पड़ा और कैसे आप अभी अपनी फैमिली को चलाते हैं? हम अपनी फैमिली से क्या कहेगा, हम तो इस वक्त अगर
जब मेरे पास कुछ पैसा है तो मैं गुजारा करता है। जो मेरे जो नीचे है दूसरा आदमी, वो भीख मांगते हैं सड़कों पे, वो क्या करेगा बेचारा? जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा? वो दुकानदार के पे जाता है तो वो नहीं देता है उसको। आप ट्रांसपोर्टर हैं, कहाँ से देगा आपको? एक साल में घर में हुआ तो क्या करेगा? शुक्रिया। तो ये आपने सुनी दर्द की कहानी, लॉकडाउन की वजह से कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ा इन सब लोगों को। हम और भी लोगों से बात करेंगे आगे, आप हमसे जुड़े रहिए। मेरे साथ अभी यहाँ गुलजार साहब जुड़े हैं। 365 दिन से ज़्यादा हुए हैं जब इन्होंने गाड़ी अपनी खड़ा की है, और वो खड़े ही रह गई क्योंकि कोई काम नहीं हो सका। तो जो इनको नुकसान उठाना पड़ा, हम इनसे ही जानेंगे कि कितना नुकसान उठाना पड़ा और क्या मतलब है इस 365 दिन के लॉकडाउन का इनकी लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम। तो आप बताइए कि 365 दिन का लॉकडाउन हुआ तो आपने कैसे अपने फैमिली को चलाया, कितना नुकसान उठाना पड़ा? हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। हमारे फैमिली फाका कशी पे आ गए हैं। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, अभी स्कूल बंद भी पड़े हुए हैं। हमें फ़ीस मांगा जा रहा है जो हम फ़ीस नहीं दे पाएंगे। डीसी साहब ने हमें कुछ मदद किया, 2 किलो चावल और 1 किलो आटा और छोटी सी तेल की एक बोतल। बड़ी मेहरबानी है उनकी कि उन्होंने इतना दे दिया। जबकि दिल्ली वालों ने एक ड्राइवर को 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार पैकेज उनको दे दिया। मगर हम ये नहीं जानते कि हमारे साथ सौतेलापन क्यों। इतने हम कौम को खदमत करते हैं, दिन रात हम बाहर रहते हैं, अपने घरों में जाने ही नहीं पाते। हम दिन रात हम सड़क पे होते हैं लोगों की खिदमत करने के लिए, फिर भी हमें इग्नोर किया जाता है। कभी भी कोई भी गवर्नमेंट थी जिन्होंने हमको इग्नोर नहीं किया। जब भी हम कुछ मांगने जाते हैं हमें कुछ नहीं दिया जाता है। हर एक सेक्टर को कोई ना कोई फाइनेंस दिया जाता है, मगर हम ट्रांसपोर्टरों को कुछ नहीं दिया जाता है। हमारे ड्राइवर साहब, कंडक्टर साहब फाका कशी पे आ गए। हम भीख भी नहीं मांग सकते हैं। हम भीख पे आ जाते हैं मगर हम भीख नहीं मांग सकते। हम मेहनत कश आदमी हैं, मगर तब भी हमें गवर्नमेंट ने कोई भी सहायता नहीं किया। हमसे कुछ इमदाद करते, हमारी गाड़ी चलाने के लिए कुछ पैसा देते जिसे हम इंश्योर करते, हम गाड़ियों को खड़े करते, कम से कम हम भी रोज़गार अपना कमाते। मगर गवर्नमेंट हमारे साथ कोई ताउन नहीं करते हैं। हम बहुत मुश्किल में है इस वक्त। हमारे ड्राइवर क्लीनर बहुत परेशान है। हमारे घर में दवाई नहीं है बच्चों के लिए लाने के लिए। उनके लिए कोई अभी हाल ही में ईद थी, हमने ईद देखी ही नहीं। हमारी ईद कहाँ थी? 3 ईद से हमारे बच्चों ने ना ईद देखी ना कुछ देखा। हम मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। तो आपने बच्चों की बात की, आपने बोला बच्चों का जो एजुकेशन है वो ऑलरेडी सफ़र हो गया। तो जब आप कमाई नहीं कर पा रहे तो उनका एजुकेशन आप कैसे देखते हैं, उनका फ्यूचर? कुछ नहीं, हमें लग रहा है कि हमारे बच्चे अब कुछ नहीं कर पाएंगे। पढ़ना तो दूर है, हमारे बच्चे भीख पे आ जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट हमारे साथ कुछ नहीं कर रही है। हमारे स्कूल वाले फ़ीस मांग रहे हैं, वो प्रेशराइज़ कर रहे हैं हमें कि फ़ीस दे दो। जब तक आप फ़ीस नहीं दोगे, क्योंकि ऑनलाइन कुछ एग्ज़ाम्स इन्होंने दे दिए, जैसे कि हमारे बच्चे ऑनलाइन भी नहीं हो सकते कि हमारे पास ऐसे मोबाइल थे ही नहीं जिससे हम अपने बच्चों को वो एग्ज़ाम देते। हम बैठे रहे, फिर कुछ स्कूलों ने छोटे से पेपर हमको दे दिए, वो भी वो सबमिट नहीं करने देते, बोलते पहले फ़ीस ले आओ। हमारे पास कुछ नहीं है। अब हमारे बच्चे क्या करेंगे? हमारे पास जो किताबें हम सड़क पे बेच देंगे उनको, फिर हम कुछ खाएंगे कि हमारे बच्चों को कुछ नहीं है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़त्म हो गया। इस बारे में तो क्या डिमांड करेंगे आप गवर्नमेंट से? हमें हमारे साथ कोई ना कोई ये पैकेज ऐसा करे कि जिससे हम खड़े हो जाएंगे। हमारी गाड़ियों को देखो आप, खड़ी नहीं है। हमारी गाड़ियों को इंश्योर ख़त्म हुआ है, कागज़ ख़त्म है। हमारे टोकन इन्होंने डबल कर दिए। ये ऐसा मसला है कि खाली इधर टोकन, एक तो गाड़ी बैठी हुई है 1 साल से और टोकन इन्होंने डबल कर दिए। 600 को इन्होंने 1200 कर दिया। एक क्वार्टर साल में हमारे 4800 रुपये लग रहे हैं, जिसे 2400 लग रहे थे। हर एक चीज़ में इन्होंने बढ़ाया, हर एक चीज़ में तेल में चढ़ गया, हर एक चीज़ में चढ़ गया, मगर हम ख़त्म हो गए। ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर पहले ही कब्र में आ चुका था। अब इन्होंने इसको ये किया, कब्र बंद करने की कोशिश की। अब ये बंद करेंगे गवर्नमेंट को कब्र में। हम कब्र के नीचे आ गए हैं, अब इनको मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम मिट्टी के नीचे आ जाएगा, ये सेक्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। इस सेक्टर में अब कुछ नहीं बचा है, ना हम कुछ कर सकते हैं। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। देखो सर, हमको 2 साल हो गए बैठे हुए।
यहाँ से अड्डा निकाला, फिर वो भी 2-3 साल हो गए। अब गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेता। हमारे घर में फाका कशी हो गई, खुदा की कसम। देखो हमारा दुकान वो है बंद, सुबह आया 1 पैसा भी नहीं कमाया, हम ख़त्म हो गए, हमारे बच्चे भी ख़त्म हो गए। गवर्नमेंट हमारे साथ कोई लेन देन नहीं रखता है, से ये बनाता है वो बनाता है, इधर बंद करता है उधर बंद कर, हम ना इधर से गाड़ियाँ आती है ना इधर से गाड़ियाँ आती है, हम ख़त्म हो गए। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं हमारे साथ भी कुछ करे, अगर उनको दुकान उठाना है क्या करना है हमारे साथ कुछ फ़ैसला करे, हमारे साथ कुछ रोज़गार की चाहिए, कुछ दे दो हमको। 2 साल हो गए हमको इधर, हम सुबह आया घर निकल गया ऐसे ही, 1 पैसा भी नहीं कमाया। मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन। जी हाँ दोस्तों, दिल का दर्द बहुत लोग नहीं समझते। आज हम आए थे ट्रांसपोर्टर से बात करने के लिए, उनके दिल का दर्द जानने के लिए, और जो मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ा 365 दिन से ज़्यादा के लॉकडाउन में, तो वो उनके दिल का हाल जानना बहुत ही ज़रूरी था। हम उम्मीद करते हैं जो सरकार है वो भी उनके दिल का हाल जाने और उनके साथ जो भी वादे किए हैं वो पूरे हो, तभी जो 50,000 से भी ज़्यादा लोग इससे वाबस्ता है, इससे जुड़े हैं, उनकी फैमिलीज़ जो है वो भुखमरी का शिकार ना हो। कैमरामैन शेख मोमिन के साथ मैं मंजूरुल हसन, श्रीनगर से इंडिया बुलेटिन के लिए। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री का यह देश, शायद उन्होंने सपना देखा था कि जवानों की और किसानों की एक जैसी खुशहाली हो, किसान को वही औहदा मिले, वही सुख मिले जो बाकी लोगों को मिलते हैं। लेकिन हमारे देश में किसान के लिए वादे हैं, चुनावी वादे। नेता आएगा, बात करेगा, भाषण देगा, वादे करेगा और चला जाएगा। और ये कोई पहले साल की बात नहीं है या फिर अभी की बात नहीं है। आप कहेंगे कि बीजेपी, ये सदियों से, अभी पिछले 2-3 दशकों से चलते ही आ रहा है। किसान अपने, कम बारिश हुई तो बारिश से परेशान, ज़्यादा बारिश हुई तो उसके बाद उसको लगने वाली सुविधाओं से परेशान। झारखंड में किसानों की फसल अच्छी है, बारिश अच्छी होने की वजह से उनकी धान की किसान जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन धान को अब समय है कि उनको यूरिया की ज़रूरत है। यूरिया की ज़रूरत तो है, लेकिन आने वाला यूरिया और उस पर होने वाली कालाबाजारी, यह झारखंड का सत्य है। वहाँ के जो यूरिया खाद बेचने वाले जो भी व्यापारी हैं, उन्होंने जो खाद की बोरी होती है उस पर से दाम हटा दिए हैं, दोगुने तिगुने दाम पर वह अपना खाद यूरिया बेच रहे हैं। शमीम अहमद झारखंड से बता रहे हैं, शमीम अहमद की ग्राउंड रिपोर्ट है और वह किसानों से बात कर रहे हैं, वह लोगों से बात कर रहे हैं। तो जानिए कि किसान को दिए हुए चुनावी वादे और अभी ग्राउंड की सिचुएशन, कितना अंतर है इन दोनों चीजों में। अब तक की बारिश ने धान की खेती करने वाले किसानों को जहां एक ओर उत्साह बढ़ाया है, वहीं फसल की ज़रूरत, व्यवसायियों के मनमाने रवैये और सरकार की लापरवाही ने अन्नदाताओं को निराश किया है। हालांकि कार्रवाई की सुगबुगाहट तो महसूस हुई, लेकिन अब तक की कार्रवाई कालाबाजारियों पर खासा असर छोड़ता नजर नहीं आ रहा है। यह हजारीबाग जिले का कालीबाड़ी रोड है। प्रमुख खाद बीज के थोक और खुदरा विक्रेताओं का यह केंद्र बिंदु है। जिले भर से किसानों की भीड़ यहाँ जुटती है। खेती के ज़रूरी सामानों की ज़्यादातर खरीदारी यहीं से होती है। खाद के लिए जुटे किसान 2 गुने दामों से भी अधिक कीमत देकर खाद खरीदने को मजबूर हैं। अन्नदाता दर्द भरे लहजे में कहते हैं, धान लगाए हैं तो खाद डालना ही होगा और बढ़े हुए मूल्य पर खाद खरीदना हमारी मजबूरी है। व्यवसायियों की चालाकी कहें या धूर्तता, या फिर लापरवाह सरकार के समय पर किसानों को खाद मुहैया ना कराने का नतीजा, जो भी कह लें, लेकिन हकीकत यही है कि खाद के बोरे से दुकानदारों ने लिखे मूल्य मिटा दिए हैं।
नतीजा 2 गुने दामों से भी अधिक दामों पर खाद बेचे जा रहे हैं और अनाज की अहमियत समझता बेबस किसान कर्ज लेकर भी फसल की पैदावार घटाना नहीं चाहता। ऐसे में बढ़े दामों पर भी अन्नदाता मजबूरन खाद खरीद रहे हैं। नहीं, थोड़े दिन तक बहुत दिक्कत हुआ, यूरिया रहते हुए भी दुकानदार में छिपा दिया और किसान के पास कह दिया कि नहीं है यूरिया। देखिए कि कहीं विश्रामपुर और कहीं की लेके आदमी छान मार के कैसों मैंने गुजर किया से मैंने 450 रुपया में। आदमी की तो ज़रूर ख्वाहिश है कि हम तो ज़रूर ले और छीटे कि हमको सामान बर्बाद हो रहा है। अब मान लीजिए कि अगर किसान के प्रति अगर सरकार इस पर अगर छानबीन करे तो किसान कैसे जी पावे? किसान तो मर जाएगा, किसान के पास पैसा नहीं है। की वजह से धान बहुत अच्छा है, बारिश लगातार हो रहा है, देखिए पूरा पानी खेत में भरा हुआ है, लेकिन सही समय पर इसमें खाद जो डाला जाता है, यूरिया हम लोग डालते हैं रोपा के बाद 25 दिन के अंदर, वो सरकार द्वारा मिल नहीं रहा है और मिल भी रहा है तो सब बैग में बेच रहा है, जिसके चलते से धान का भी प्रभाव बहुत नॉर्मल होते जा रहा है। इसलिए सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे और जल्द से जल्द यूरिया उपलब्ध कराने की कोशिश करे। और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है किसानों को। एक किसान दुकान पर 2-4 चक्कर लगा रहे हैं तब भी यूरिया आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहा है। ये तो मनमानी दर है, सरकारी जो दर है यूरिया खाद का उससे 2.5 गुना ज़्यादा ले रहे हैं लोग। किसानों के प्रति कोई गंभीर नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं। ये तो सभी यूरिया का किल्लत जो ये किए हैं, ये जमाखोरों के द्वारा किया गया है अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से। तो जिम्मेदार है ये सब सरकारें हैं। किसान ही हिंदुस्तान का एक रीढ़ है एक प्रकार से। किसान के प्रति कोई गंभीर नहीं, सब सिर्फ अपना उल्लू साधते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं। किसान के प्रति कोई गंभीर नहीं, मेरा ऐसा मानना है। और यदि अभी किसान को आसानी से अगर यूरिया नहीं उपलब्ध होता है तो समझिए कि एक किसान के लिए एक सोना जैसा समय है। अभी ही धान में उचित समय है यूरिया का छिड़काव करने का। और यदि 10 दिन टाइम से अगर इन लोग यूरिया किसी कारणवश जो है नहीं अगर किसान खरीद पाते हैं, क्योंकि कोरोना के कारण सारे किसान के पास पैसा भी नहीं है, तो किसान अपने किसी तरह व्यवस्था बना के, लेकिन यूरिया बाज़ार में उपलब्ध रहेगा तभी ना किसान लेगा। ये समय है कि उचित समय है धान में अभी यूरिया छिड़कने का, जो आसानी से उपलब्ध नहीं मिल पा रहा है। जिले भर की बात करें तो इस वर्ष हजारीबाग जिला में 82,488 हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती की गई है, जो पिछले साल के मुकाबले 8% अधिक है। ऐसे में किसानों को 3,000 मीट्रिक टन यूरिया की ज़रूरत है, जबकि 1,515 मीट्रिक टन यूरिया ही इस जिले में उपलब्ध हो पाया है। अलग अलग क्षेत्रों के किसानों और पंचायत प्रतिनिधियों से जब हमारे स्थानीय सहयोगी रियासत हसन और श्यामदेव मेहता ने बात की तो पंचायत प्रतिनिधियों और किसानों ने खुले कंठ से इस बात को स्वीकार किया कि बारिश अच्छी हुई है और अब धान में खाद की काफ़ी ज़रूरत है, लेकिन सही समय पर खाद सरकार की ओर से उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसे में ज़रूरत है कि सरकार इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान देकर किसानों को खाद मुहैया कराए। सही समय पर सही दर पर किसानों को यूरिया नहीं मिलने के चलते मानसून अच्छा हुआ है, उसके चलते धान तो बहुत सुंदर है, लेकिन अगर यूरिया सही समय से और सही दर पर मिल जाता किसानों को तो हम समझते हैं कि धान बहुत अच्छा हो जाता, लॉकडाउन का मार से लोग उबर जाते। लेकिन हम चाह रहे हैं कि सरकार और प्रशासन इस पर ध्यान देते हुए यूरिया सही दर पर किसानों को उपलब्ध कराए, ताकि लॉकडाउन का जो मार है उससे किसान धान उत्पादन करके उबर सकें। वो प्राइवेट दुकान से मिल रहा है, सरकारी दुकान में तो अभी नहीं किया। 1-2 मरतबा आया था, वो तो पहले लुटा दिया, समझ गए नहीं। अभी तो है पता नहीं एजेंसी लिया कि क्या किया है, लेकिन एक से अधिक यूरिया मिल रहा है। सरकार से कह सकते हैं कि अवेलेबल में यूरिया का उपलब्ध करावें और किसान का परेशानी नहीं हो, आराम से यूरिया मिल जाए। यूरिया मैंने हम लोग को जैसे कि धान का कंडीशन ठीक है, लेकिन यूरिया खाद जो है वो जिस समय के अनुसार डालना जाना चाहिए उस समय के अनुसार मिल नहीं पा रहा है, जिसके चलते हम लोग को परेशानी बढ़ रहा है।
और मतलब सही दर पर थोड़ा बहुत कहीं उपलब्ध है भी तो सही दर पर नहीं मिल पा रहा है। जहां केंद्र और राज्य सरकार किसानों के हित के लिए नई नई योजनाएं बना रही है, वहीं धरातल पर व्यवस्थाओं के मनमानी की वजह से कालाबाजारी चरम पर है। प्रशासन कालाबाजारियों पर नकेल कसने की बात तो करती है, लेकिन धरातल पर असर से यह काफ़ी दूर नजर आता है। द इंडिया बुलेटिन के लिए वीडियो जर्नलिस्ट शमशाद आलम के साथ शमीम अहमद, हजारीबाग, झारखंड। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.